क्वेश्चन 34 के और वाला पार्ट देखिए। वर्टिसेस B एंड C ऑफ ए ट्रायंगल ABC लाई ऑन द लाइन, एक लाइन हमें दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन दैट A हैज द कोऑर्डिनेट्स 1, -1, 2 एंड द लाइन सेगमेंट BC हैज लेंथ ऑफ 5 यूनिट्स। तो क्या है, हमारे पास एक लाइन है, वी हैड अ लाइन इस तरीके से, और BC जो पॉइंट है वो उस लाइन पर है। ये किसी ट्रायंगल का बेस है। ट्रायंगल का जो A कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1, 2, और ये ट्रायंगल है आपका। और इस ट्रायंगल का एरिया आपसे वो निकालने के लिए कह रहा है जब BC की जो लेंथ है, यानी बेस की जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स दे रखी है। अब बेस हमारे पास है, हम ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरे पास है और हाइट अगर मैं निकाल लूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा। सिंपल। तो क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस लाइन पर, इसको नाम दिया D। अगर मुझे AD की डिस्टेंस मिल जाए तो वो हाइट हो जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहां पर मुझे AD की हाइट निकालनी है। The common thing I had to do is to find the height of AD. उसके लिए मुझे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी D के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल जाएं तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और AD मुझे मिल जाएगा। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही करना है हमें यहां पर। तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। The given equation of line is, वो है हमारे पास x + 2/2 is equal to y - 1, y1 is equal to z/4। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को सम लैम्डा के बराबर मानेंगे, और एक बार जब इसको इसके बराबर लेंगे तो यहां पे आएगा, इसको इधर ले जाएंगे, 2 लैम्डा इसको इधर लाएंगे, तो ये x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा - 2। x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा - 2। y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा +1, लैम्डा +1। z की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, मतलब ये जो x y z की वैल्यूज हैं ये इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम लैम्डा की कुछ वैल्यू के लिए ये बोलेंगे कि ये D के कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि D भी तो लाइन पर ही एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates, these are the coordinates of D। अगर D के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं तो मैं AD के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं। सो DRs ऑफ AD, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमारे पास 2 पॉइंट दे रखी हूं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 लैम्डा -2 -1, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -3। इसमें से इसको घटाएंगे तो लैम्डा +2,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 2। ये हमारे पास एडी के डीआरस आ गए। बीसी के डीआरस हम निकाल सकते हैं। बीसी के डीआरस हैं 2 1 4। अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हों और उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 होता है, हम लिखेंगे सिंस दिस एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी देयरफॉर इनका प्रोडक्ट 2 into 2 लैम्डा माइनस 3, 1 into लैम्डा प्लस 2, 4 into 4 लैम्डा माइनस 2, ये होगा हमारा 0। मल्टीप्लाई कर लो, 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 2, 16 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां हो गया 21 लैम्डा, 21 लैम्डा और माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 प्लस 2 इज माइनस 12। इधर आके प्लस का 12, लैम्डा इज 12 बाई 21। 3 से 4, 3 से 7, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 बाई 7। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो मैं लैम्डा की वैल्यू यहां रख के डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो यहां कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएंगे, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी भी कह सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। बस लैम्डा की वैल्यू लिखो और यहां पुट करो। इसमें लैम्डा रखेंगे तो यहां आप अलग से कैलकुलेट कर लेना, 2 into 4 बाई 7 माइनस 2, यहां पे हो गया, एलसीएम लेंगे 7, 8 माइनस 14 यानी माइनस 6 बाई 7, पहला कोऑर्डिनेट। दूसरे पॉइंट में रखो यहां पर 4 बाई 7 प्लस 1 यानी 11 बाई 7, और यहां रखोगे तो 16 बाई 7। क्वाइट सिंपल, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मुझे तो चाहिए थी एडी की लेंथ, तो अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। एडी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 यानी माइनस 6 बाई 7 माइनस 1 का स्क्वेयर, 11 बाई 7 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस 1 का स्क्वेयर, 16 बाई 7 माइनस 2 का स्क्वेयर। अब यहां करो आप, क्या हो जाएगा, माइनस 7 यानी माइनस 13 बाई 7 का स्क्वेयर, 18 बाई 7 का स्क्वेयर, 14 यानी 2 बाई 7 का स्क्वेयर। नीचे 7 का स्क्वेयर तो सभी में कॉमन है, माइनस 13 का स्क्वेयर 169 और 18 का स्क्वेयर होगा 324 और 2 का स्क्वेयर होगा 4। सभी को ऐड कर लेते हैं, 324 169 497 बाई 49, 7 से 7 तो यह आ गया √71 बाई 7। दिस इज बेसिकली द टर्म। मुझे तो निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो होगा 1/2 इंटू बेस यानी BC इंटू AD। तो यहां पे आ गया 1/2, बेस है हमारे पास 5, AD को हमने निकाला है √71 बाई 7। दिस इज बेसिकली
द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। करना कैसे था? सिंपली आपको पहले परपेंडिकुलर डाल लेना है, D के कोऑर्डिनेट्स यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक ही फार्मूला 1/2 इंटू BC इंटू AD ये लगाना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 35 देखिए। कंसीडर फंक्शंस f0 to π/2 to r given by fx is equal to sin x, g0 π/2 to r given by gx is equal to cos x, so that f and g both are 1 1 but f plus g is not 1 1। आप समझें, f फंक्शन हमें दे रखा है जिसकी डोमेन है 0, π/2 और रेंज है r, और g हमारे पास है 0, π/2 टू r, और fx दे रखा है हमें sin x, और gx हमें दे रखा है cos x। पहले तो मुझे इन दोनों को क्या दिखाना है? 1 1 दिखाना है। आफ्टर दैट f प्लस g को 1 1 नहीं दिखाना है। तो क्वेश्चन तो आपको तब समझ में आएगा जब आपको यह क्लियर होगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। मैं आपसे कहूं डोमेन, ये कोडोमेन, अगर यहां के हर एलिमेंट के लिए आपको अलग इमेज मिल रही है, इमेज का मतलब फंक्शन में आप वो वैल्यू डालें और हर किसी के लिए अलग वैल्यू मिल रही है फंक्शन से, तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। अब इसको प्रूव करने का तरीका क्या है कि मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई दो पॉइंट हैं x1 x2, x1 और x2। जब फंक्शन में x1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी fx1, x2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी fx2। अब मैं क्या बोलूंगा कि x1 और x2 एक ही हैं। मैं इस तरीके से बोलूंगा कि x1 और x2 बराबर हैं, यानी x1 और x2 एक हो गए, और ये बात हो रही थी कि ये दोनों से मैप कर रहा है। x1 x2 एक हो जाने के बाद एक ही पॉइंट बन गया। तो यदि ऐसा हो जाता है कि fx1 और fx2 भी बराबर आ जाते हैं, तो आप चेक करें एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। या रिवर्स भी हम कर लेते हैं, fx1 और fx2 को बराबर मान लेते हैं, तो फिर x1 और x2 को भी बराबर होना पड़ेगा, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। ये डेफिनेशन हम यूज करने वाले हैं। तो पहले हम मान लेते हैं दिस इज लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, हम पहले इसको कर रहे हैं 0, π/2 सच दैट x1 इज इक्वल टू x2। हमने इस तरीके से माना कि x1 और x2 बराबर हैं। अब x1 और x2 बराबर हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं sin x1 इज इक्वल टू sin x2। भाई अगर फंक्शन बराबर है, मैं आपसे कहूं 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। एंगल बराबर हैं तो उनकी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट सारी वैल्यूज क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये बराबर हो गए। अब आप समझें, fx है आपके पास sin x, आपको निकालना है fx1, तो ये हो गया sin x1, fx2 निकालना है sin x2, तो sin x1 को आप लिख सकते हैं fx1, इसको लिख सकते हैं fx2। आप चेक करो, x1 को x2 के बराबर माना था, fx1 fx2 के बराबर आ गया। सो
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज 1 1, तो ये तो 1 1 हो गया। अब इसकी बारी, लेट सेम प्रोसीजर इसके डोमेन से, सच दैट x1 इज इक्वल टू x2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं cos x1 इज इक्वल टू cos x2, तो सॉरी दिस इज नॉट fx, दिस फंक्शन इज g, तो gx1 इज इक्वल टू gx2। चेक कर लो, x1 को x2 के बराबर माना तो gx1 किसके बराबर आ गया, gx2 के आ गया, यानी g इज 1 1, g इज 1 1, आधा काम तो हमारा हो गया। अब हमें यह शो करना है कि f प्लस जी इज नॉट 1 1, तो उसको दिखाने के लिए देखो हम कॉमनली क्या प्रोसीजर यूज करते हैं, डोमेन के कोई दो पॉइंट ले लेंगे और वो किसी एक पॉइंट से जाके मैप कर जाएंगे, इसकी भी वही इमेज, इसकी भी वही इमेज, और फिर हम बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन डोंट हैव यूनिक इमेजेस, इस तरीके से। तो हम कर रहे हैं f प्लस जी ऑफ एक्स, तो f प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और f प्लस जी की डोमेन को डोमेन, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं f प्लस जी ऑफ 0, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, दैट इज 1। फिर आप निकाल लो f प्लस जी ऑफ पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1 एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0, दैट इज 1। आप चेक कर लो, 0 भी किससे मैप करेगा, 1 से, और पाई बाई 2 भी किससे मैप करेगा, 1 से। तो क्या दोनों की अलग अलग इमेज है, नहीं है, दोनों की एक ही इमेज आ रही है, तो ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं होता है आपका, वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो आप बोलेंगे 0 एंड पाई बाई 2 हैव सेम इमेजेस, इनके पास क्या है, सेम इमेजेस हैं, सो f प्लस जी इज नॉट 1 1, तो f प्लस जी जो है हमारा वो 1 1 नहीं होगा। बस करना क्या है, इसको और इसको 1 1 दिखाना है, और यहां दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो बस इतना ही करना है आपको कि दोनों की सेम इमेज आई तो आप बोल देंगे दिस इज नॉट 1 1। अब सेक्शन ई का क्वेश्चन 36 देखिए, जो बेसिकली केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन देन इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर LHD या LF डैश ए किसके बराबर होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन a माइनस h माइनस a, RHD इसके बराबर होता है। तो फंक्शन f is said to be differentiable at x equal to a if LHD and RHD at x is equal to a exists and are equal। तो सिंपली वो कुछ नहीं कह रहा है, आपसे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस दे रखी हैं। ये तो हमें पता है कि जब LHD और RHD एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट a पर इक्वल होंगे, तभी हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है। फंक्शन ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन LHD एट x इज इक्वल टू 1
इज द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें LHD निकालना है और RHD निकालना है, दोनों बराबर होंगे तो वो डिफरेंशिएबल होगा। बट उसको करने के लिए हमें इस मॉड्यूलस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? x माइनस 3 को 0 के बराबर ले लो। पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास? 3 आ रहा है। अब आप देखें तो fx जो है when this x is 1 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा 3 से। पहले हम 3 से छोटी वैल्यूज ले रहे हैं। अब 3 से छोटा आप यहां 2 रखो, 2 माइनस 3 क्या बनेगा? -1। और अंदर से कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। तो मॉड्यूलस का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। अब अंदर से वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां माइनस साइन लगा देंगे और फंक्शन बन जाएगा x माइनस 3, माइनस ऑफ x माइनस 3। या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 माइनस x। बात वही है, माइनस को अंदर ले गए। और जब x बड़ा या बराबर होगा 3 के तो आप चेक करें भाई, 3 रखोगे तो 0 यानी पॉजिटिव, 3.1 रख लो या 4 रख लो पॉजिटिव, मतलब मॉड्यूलस की कोई नीड नहीं है, अंदर से ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन हो जाएगा x माइनस 3। आई रिपीट, जब x 3 से छोटा है तो अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां माइनस साइन लगाएंगे और फंक्शन बन गया हमारा 3 माइनस एक्स। जब x बड़ा या बराबर है 3 के तो फंक्शन x माइनस 3 ही है, तो उससे उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद ये तो हमें दे ही रखा है कि x इज लेस देन 1, तो फंक्शन है x स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 बाई 4। दिस इज बेसिकली द फंक्शन। इसके बाद अब फंक्शन ब्रेक हो गया, अब हम दोनों ही काम आसानी से कर सकते हैं, LHD भी RHD भी। पहला क्वेश्चन है बेसिकली LHD को निकालना, तो LHD निकाल लेते हैं। क्या कह रही है LHD? LHD की डेफिनेशन होती है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, हम किस पर काम कर रहे हैं? एट x इज इक्वल टू 1 पर। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब LHD के लिए यानी 1 से लेस के लिए ये फंक्शन है और इस फंक्शन को यहां पुट कर देंगे। x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन है x स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 बाई 4 माइनस f1 यानी फंक्शन जो है उसमें 1 रख देंगे तो यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बाई 4, यहां 3 की जगह 3 बाई 2 प्लस 13 बाई 4। एक्चुअली हमें f1 निकालना है, फंक्शन ये है तो जहां भी इसमें x है वहां पे 1 रख दो तो हमें f1 मिल जाएगा। ये f1 आ गया और नीचे है हमारा x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहां पर है x स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 बाई 4। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का 13 बाई 4 बन गया और नीचे x माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इस 1 माइनस की जगह हमें पुट करना पड़ेगा
1 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। ये लिमिट्स को सॉल्व करने का प्रोसीजर है कि x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो जहां भी x है वहां 1 माइनस एच रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच का स्क्वायर बाई 4, 3 इंटू 1 माइनस एच बाई 2, और इसको सॉल्व करने पर एलसीएम 4 आ गया, -1 प्लस 6 यानी कि 5/4, और नीचे 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ऊपर आप एलसीएम ले लो तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा दैट इज 4, ऊपर एलसीएम आ गया 4, नीचे है माइनस एच, यहां पे 1 माइनस एच के स्क्वायर को ओपन करेंगे 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, यहां 2 से 2 टाइम्स ये हो जाएगा माइनस का 6, अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 6h, और यहां प्लस का 5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहां पर 5 प्लस 1 इज 6, और ये -6 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर 6h माइनस 2h इज प्लस का 4h, और नीचे है हमारा -4h। ऊपर से h कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका h इंटू एच प्लस 4 बाई -4h। h की जगह 0 रख दो तो यहां पे आएगा 4 बाई -4 यानी कि -1। तो LHD की जो वैल्यू है वो -1 आ रही है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन LHD एट x इज इक्वल टू 1। सिंपली फंक्शन को ब्रेक किया, आफ्टर दैट हमने LHD का फॉर्मूला लगाया जो बेसिकली हमें दे भी रखा था, बट अगर ये नहीं भी देता तो भी हमें LHD का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो पुट किया और बेसिकली LHD की वैल्यू निकाल दी। अब वो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है चेक डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि हमें RHD भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालते हैं RHD, वो देखिए कैसे। RHD इज लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो RHD के लिए फंक्शन क्या होगा जहां पर x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 यहां पर है, सो बेसिकली फंक्शन इज 3 माइनस x। फंक्शन इज 3 माइनस x माइनस f1 निकालेंगे, फंक्शन है 3 माइनस x, हमें चाहिए f1, तो x की जगह 1 रख देंगे दैट इज 2, और नीचे है हमारा x माइनस 1। अब आप चेक करें, -3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस x और नीचे है x माइनस 1। ऊपर से -1 कॉमन ले लें तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, पूरी टर्म कैंसिल हो गई। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव -1, तो यहां कुछ x रहा नहीं, तो RHD की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। आप चेक करें, LHD की भी वैल्यू -1 और RHD की भी वैल्यू -1, यानी कि LHD इज इक्वल टू RHD, सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। नाउ क्वेश्चन 37 देखिए क्या कह रहा है।
द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इट जनरेट्स। मतलब कि देखो, ट्रेन को चलाने के लिए क्या है, दो तरीके के खर्चे वो बता रहा है। पहला खर्चा तो किसका है, फ्यूल का है। और फ्यूल का खर्चा किस तरीके से है, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेट, मतलब जितनी स्पीड में वो चलेगी उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा वो कह रहा है इफ द फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड द फिक्स्ड चार्जेस टू रन द ट्रेन अमाउंट टू ₹1200 पर आवर। और स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की दूसरी अमाउंट है वो हर घंटे 1200 रुपये देने पड़ते हैं। दो तरीके के कॉस्ट हो गए। 1200 रुपये घंटे तो आपको ये मान लो उसका किराया देना है, और फिर फ्यूल का खर्चा स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो पूछ रहा है गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट k टाइम्स द स्क्वायर। तो दो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन के बीच में ही आपके आ जाएंगे। तो देखिए, पहला उसने स्पीड की बात की है। हम मान लेते हैं लेट v बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये हमने क्या मान ली, स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली। लेट c बी द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और हमने मान लिया कि जो c है वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है। v स्पीड, c कॉस्ट ऑफ फ्यूल। और कॉस्ट ऑफ फ्यूल के बारे में क्वेश्चन में क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इट जनरेट्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम k लगाएंगे, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, दिस इज। अब उसने कंडीशन दे रखी है इफ द फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर एट द स्पीड 16 किलोमीटर। यानी फ्यूल की कॉस्ट है 48 जब स्पीड है 16। तो यहां से आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 48 k इंटू 16 इंटू 16 से 3 टाइम 16 को इधर ले आएंगे, k इज इक्वल टू 3/16। k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमारे पास c आ जाएगा 3/16 v स्क्वायर। दिस इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। भाई जितना फ्यूल हमें जरूरत होगा उसकी कॉस्ट आ गई। दूसरा वो कह रहा है 1200 रुपए हर घंटे का चार्ज देना पड़ता है। तो मैं मान लेता हूं लेट x बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। मैंने मान लिया कि जो ट्रेन है उसने x डिस्टेंस कवर की है, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम होता है आपका डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, यानी कि x/v। तो ये टाइम आ गया, इतना टाइम ट्रेन चली है। अब टाइम हमें मिल गया, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर मिल गया, 1 घंटे में इतना कॉस्ट लग जाता है फ्यूल का, और ये टाइम मिल गया। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेट सी डैश बी द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, चेक करो, 1 घंटे में इतना फ्यूल बर्न कर रही है और टाइम लगा है इतने घंटे, तो टोटल फ्यूल कितना बर्न हुआ होगा, 3/16 v स्क्वायर इंटू x/v प्लस, ये तो हो गया फ्यूल का खर्चा, प्लस वो कह रहा है 1200 रुपए लगते हैं 1 घंटे के फिक्स्ड चार्जेस, और ट्रेन चली है x/v घंटे,
तो ये हो गया सिंपली, दिस इज फिक्स्ड चार्जेस। अब दोनों को जोड़ देंगे तभी तो हमें टोटल कॉस्ट मिल पाएगी। आप यहां इसकी यूनिट भी लिखें, आवर्स। समझ में आ रहा है ना? वो कह रहा है कि दिस इतना टाइम चल रही है, 1 घंटे का 1200 रुपए लेंगे तो इतने टाइम का, इतने आवर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई दिस। फिक्स्ड चार्जेस, फ्यूल, दोनों को ऐड कर लिया, हमें टोटल कॉस्ट मिल गई। अब यहां पर इसे कैंसिल कर लो, सी डैश आ गया 3x बाई 16v प्लस 1200x बाई v। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है उस ट्रेन को चलाने की। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। गिवन दैट फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16k। पहला क्वेश्चन कह रहा है 16k की वैल्यू बता दो। k इज इक्वल टू 3/16, 16 को इधर ले आएंगे तो 16k इज इक्वल टू 3। क्वाइट सिंपल, यहीं से हो गया ना, बीच में से ही, तो यहीं से सारे आंसर निकलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन। टोटल कॉस्ट हमारे पास है, वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी x उसने दे दिया 1000 है, हाँ 1000 किलोमीटर। आप चेक कर लें, हमने डिस्टेंस को जनरली x मान लिया था, अब वो पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है कि डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, तो आप मुझे टोटल कॉस्ट बता दो। तो बस ये x यहां रख दो, तो c डैश क्या आएगा, 3 इंटू 1000 बाई 16 इंटू v प्लस 1200 इंटू 1000 बाई v। ये हो गया 4 से 4 टाइम्स, फिर कर लेंगे हम इसको 2 टाइम 125, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 375 बाई 2 और क्या बचा v प्लस 1200 और ये 3 जीरोस और आ जाएंगी बाई v। दिस इज टोटल कॉस्ट फॉर द total cost for running the train when the train has traveled a distance of 1000 किलोमीटर। आप पूछें सर कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, परफेक्ट वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम v की वैल्यू भी वो देगा, मतलब स्पीड हमें देगा। स्पीड नहीं देगा तो आपकी टोटल कॉस्ट ये रहेगी। सिंपली कैलकुलेट करना है। 38 देखिए, Sudha was doing a project on a television survey on the average number of hours spent on watching TV by students selected at random. At the end of survey, she prepared the following report related to the data. Let X denote the average number of hours spent on watching TV by the student. यानी जो ये कैपिटल X है ये बेसिकली रैंडम वेरिएबल है, किसके लिए, फॉर द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स टू वॉच द टीवी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक द वैल्यूज हैज द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम अननोन कांस्टेंट। मतलब क्या है कि जो एक भी घंटे टीवी नहीं देखते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1 या 2 घंटे देखते हैं kx है, 3 या 4 घंटे देखते हैं k इंटू 5 - x है, और इसके अलावा 0 है। तो हम इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। Here is the probability distribution। यहां पर हम p x इज इक्वल टू x लिखेंगे
और सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ पर हम x लिख रहे हैं और यहाँ पर px लिख रहे हैं। जब x 0 है, स्मॉल x, when this x is 0 तो प्रोबेबिलिटी है 0.1। जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी होती है kx। अब kx में x की जगह 1 रखेंगे तो आएगी k। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी हो गई k। 2 है तो भी kx है, अब ये हो जाएगी 2k। जब 3 है तो ये है k इंटू 5 माइनस एक्स, तो k इंटू 5 माइनस 3 दैट इज 2k। जब 4 है तो ये हो जाएगी k, और इसके अलावा तो ये 0 है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने यहां से सिंपली x की वैल्यूज को पुट करके निकाल ली। अब सबसे पहले तो मुझे ये k चाहिए ताकि मैं प्रोबेबिलिटीज के बारे में कुछ कह सकूं। वी नो दैट समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n pxi का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। यानी 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये हो गया 6k, 1 माइनस 0.1 इज 0.9। 6 को इधर ले गए, 9/10 ओवर 6, तो ये हो जाएगा 1.5/10 यानी 0.15। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0.15 आ गई। अब वो के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम सब का आंसर दे सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ए क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज टीवी वॉचिंग टाइम ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट मोर देन 1 आवर। मतलब 1 घंटा हो और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 आवर। तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स watching TV not more than 1 hour। मतलब 1 घंटे से ज्यादा ना हो। तो वो कौन कौन से होंगे? देखो, ज्यादा से ज्यादा मतलब px इज लेस देन इक्वल टू 1। ज्यादा से ज्यादा 1, उससे कम होना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा ना हो। तो px इज इक्वल टू 0 प्लस px इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो px इज इक्वल टू 0 तो है 0.1 और px इज इक्वल टू 1 है k। k की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.15, तो 0.15 दोनों को ऐड करेंगे तो 0.25। यानी कि नॉट मोर देन 1 आवर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 0.25। इसके बाद डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज टीवी वॉचिंग द टाइम ऑफ स्टूडेंट्स इज एट लीस्ट 3 आवर्स। मतलब कम से कम 3 घंटे हो, उससे ज्यादा वालों की भी बताओ। तो बी पार्ट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स वॉचिंग टीवी एट लीस्ट 3 आवर्स। मतलब कम से कम 3 घंटे और उससे ज्यादा भी सभी निकालने हैं। यानी px इज इक्वल टू 3, px इज इक्वल टू 4,
प्लस पी एक्स इज ग्रेटर देन 4। 4 यहां हो गया, 4 से बड़े यहां पर। पी एक्स इज इक्वल टू 3 है हमारे पास 2k, ये है हमारे पास k, और इसके अलावा अदरवाइज वाली सारी प्रोबेबिलिटीज हैं 0। तो ये हो गया 3k, यानी k की वैल्यू रखेंगे 0.15, दैट इज 45, यानी 0.45। सो कम से कम 3 घंटे या उससे ज्यादा वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.45 है। सबसे बेसिक काम क्या था, k की वैल्यू निकालना। उससे भी पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। जैसे ही आप ये दोनों काम कर लेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं।